अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान गनी और आप देखें हैं सचिकिंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम जिन मौजूद पर बात करेंगे वो मुतज़्ज़ल हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्की सास में हमारे जो टॉपिक होंगे वो काफ़ी अहम टॉपिक है इस दफ़ा, और इसमें हम बात करेंगे जस्टिस काजी फाइज़ के केस के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के ऊपर भी बात करेंगे और नवाज शरीफ साहब के ऊपर बात करेंगे, जो उनकी लंदन की तस्वीर जो आ रही है पाकिस्तान, उसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जो मुल्क में बरपा है इस वक्त मुख्तलिफ क्राइसिस, जैसे चीनी माफिया, ये आटा माफिया, आटे की कीमत पैसा उठा रही है और पेट्रोल वैसे नायाब हो चुका हुआ है, ऊपर से स्टील का बहाना और फिर ऊपर से IMF की तजावीज़ जो हैं उस पर भी बात करेंगे। फिर इसके अलावा इंटरनेशनल टॉपिक्स में हम बात करेंगे इंडिया चाइना के ताल्लुकात के ऊपर, फिर इंडिया पाकिस्तान की टेंशन के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा अमेरिका में होने वाले फसाद के ऊपर बात करेंगे। तो आइए चलते हैं सबसे पहले मुल्की साथ पर बात करेंगे जस्टिस काजी फाइज़ के केस के ऊपर। तो जैसे काजी फाइज़ साहब का केस जो है दोबारा एक तरह से उभर के सामने आया है, और जो कमेंट से पता चलता है जिसके वो ये पता चलता है कि वो इसको कंक्लूड करना चाहते हैं, मौसम गर्मा के ततलात से पहले इस केस को कंक्लूड करना चाहते हैं। तो उस सिलसिले में अब देखना ही है कि इसका फैसला क्या आता है और उसमें आने वाले उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे मुल्क की सियासत के ऊपर और इसकी हुकूमत के ऊपर क्या असरात हो सकते हैं। क्योंकि वो जो कमेंट्स से पता चल रहा है वो ये पता चल रहा है जी कि जो कमेंट्स दिए जा रहे हैं कि जी आया सदर पाकिस्तान ने अपना माइंड अप्लाई किया या नहीं किया, या उन्होंने क्या, और ये मशवरा किसने दिया है रेफरेंस बना के आगे भेजने का, और फिर इस तरह की जो देखो कमेंट्स हैं उनसे तो उसे कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा हो रहा है कि आगे आने वाले समातों में क्या होने वाला है। तो फिर भी हम बात करते हैं। तो जैसे कि हमने ये वीडियो बनाई थी पिछले साल जैसे फाइज़ के ऊपर, जब ये रेफरेंस अभी तैयारी के महल में था, और जब इसको ऐवान सदर ने जब इसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आगे इसको रेफ़र किया, तो उस वक्त भी हमने इसके ऊपर बात की थी। उसमें हमने बताया था कि इनकी प्रॉपर्टीज़ लंदन में पाई गई हैं जिसका फैसले के साथ की, और उनके वो कहते हैं कि मेरी अहलिया और बच्चों की हैं और उन्होंने परचेज़ की हैं। तो अब ये केस जो है वो अब फाइनल मोड में दाखिल हो चुका हुआ है। तो इसमें हम बताते चलेंगे, देखिए अकाउंटेबिलिटी जो है वो एक इनएविटेबल प्रोसेस है, यानी कि ये नागुज़ीर प्रोसेस है और इससे कोई भी मुगरा या किसी को इससे इस्तिस्ना हासिल नहीं होना चाहिए। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि किसी भी इदारे को या किसी भी शख्सियत को अकाउंटेबिलिटी से इख्तियार नहीं करना चाहिए, चाहे किसी ने भी किसी भी बदनीयती बेशक बदनीयती या जो भी उसका इंटेंशन थी जिस थी, अगर किसी ने किसी वजह से भी कोई इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया है तो आपको उसको फेस करना चाहिए, उसको डिनाई, या अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो आप उसको डिनाई करें, जाके उसको आगे उसकी तरदीद करें उसकी, या उसको आगे जाके उसको फ़ाइट करें। तो ये जो था जिस तरह से इस तरह से जब रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा गया, तो जैसे कई फाइज़ ने एक लेटर लिखा सदर पाकिस्तान को, और उसमें उन्होंने काफ़ी बातें की, यानी कि मेरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। जैसे कि हम ये पिछले साल वीडियो में बता चुके हैं कि उन्होंने एक लेटर लिखा सदर पाकिस्तान को कि मेरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है और मेरी किरदार कशी की जा रही है। तो इसमें मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है वो ये है कि जैसे काजी फाइज़ साहब को चाहिए कि वो जाके डिफेंड करें अपने आप को बताएँ जी कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि मेरे बीवी बच्चों की भी प्रॉपर्टी हैं, यानी कि आप, तो मैं अपनी बीवी बच्चों को भी कहूँगा जाके कि इसको अपना वो सबूत दें जाके। उन्होंने परचेज़ किया, मिसाल के तौर पर अगर मैंने ये एक माइक परचेज़ किया, मिसाल के तौर पर मैंने एक माइक परचेज़ किया, ठीक है, तो मैं इसकी आपको रसीद दिखाऊंगा, भाई ये मेरी रसीद है, या अगर रसीद नहीं है तो उस दुकान का एड्रेस बताऊंगा, भाई ये दुकान का एड्रेस है कि इससे मैंने जाके परचेज़ किया था। या अगर मैंने ऑनलाइन शॉपिंग भी की है तो ऑनलाइन शॉपिंग में बताऊँगा भाई ये कंपनी थी जैसे दराज.com या जो भी है, तो उसमें मैंने कहा ये इस जगह से परचेज़ किया और इतने पैसों का था, और ये इसकी ऑनलाइन रिसिप्ट मौजूद है मेरे पास, और इसके अलावा जो दीगर मेरे पास वो थी वो सही मैं जाके प्रेजेंट करूँगा जाता है जिसको मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। और ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कोई इतना वो लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, और इसको अपनी ज़ात के ऊपर ले लेना या अपने आप को बताना कि ये मेरे ये हमारे ऊपर एक हमारी एक तौहीन या हमारे इदारे के ऊपर एक हमला है, ये इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि ये अकाउंटेबिलिटी किसी स्पेसिफिक पर्सन की चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी को इस्तिस्ना हासिल है। मैं तो ये कहता हूँ कि सदर पाकिस्तान को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं होना चाहिए, और ना ही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए, और ना ही किसी और ना ही आर्मी चीफ को या ना ही चीफ जस्टिस को इस्तिस्ना हासिल होना चाहिए। और सब अकाउंटेबल फॉर ऑल होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल होना चाहिए, और सबको अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करें, अपने आप को एग्जाम्पल बनाना चाहिए ताकि लोग आपको आपकी मिसालें दें कि
ये वो फलां बंदा था, उसने उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम भी लगा, लेकिन उसने अपने आप को डिफेंड किया और उसने अपने आप को काउंटर उस इल्ज़ाम को गलत साबित किया, उन गलत इल्ज़ाम को भी गलत साबित किया, अपने कोर्ट ऑफ काम की। और ये नहीं कहा कि भाई ये मेरे गलत इल्ज़ाम हैं और ये है वो है, दाएँ बाएँ शाही नहीं की उन्होंने बीच में, और ना ही उन्होंने किसी किस्म का कोई गलत किस्म का यानी कि ना ही किसी से मुझे छुपे। भाई ये सेम यही तरीके का तो नवाज शरीफ ने अपना अडॉप्ट किया। उन्होंने भी कहा था कि भाई मैं क्यों दूँ अपनी यानी कि सासों की तफसीलात क्यों दूँ मैं आपको, आप कौन होते हैं मेरे सासों की तफसीलात मांगने वाले, आप कौन होते हैं कि मैं कहता मेरी प्रॉपर्टी मैंने अपने पैसों से परचेज़ किया, आप कौन होते हैं इसके बारे में परचेज़ किया। तो बात ये नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी आपको मुबारक हो और इससे हमारा या किसी का कोई कंसर्न नहीं है। कंसर्न सिर्फ ये है कि आप सिर्फ ये बता दें कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किन ज़राए आमदन से परचेज़ की गई हैं, ठीक है। सिर्फ वो रसीदें, वो कागज़ात, वो डॉक्यूमेंट्स, कोई भी किस्म की चीज़, अगर आपने किसी से ओरल एग्रीमेंट भी किया तो आप वो जाके बता दें कि ये बंदा है, इससे मैंने परचेज़ की है। और ऐसे भी आजकल तो हर चीज़ डॉक्यूमेंट होती है और तो कोई भी चीज़ नहीं होती है, और बाहर के मुल्क में तो ज़ाहिर बात है कि वो तो हर चीज़ डॉक्यूमेंट होती है। आप सिंपल जाएँ, अगर आपकी बैंक की प्रॉपर्टी भी है तो आप जाके बताएँ जी कि ये मेरी बैंक की प्रॉपर्टी है। अगर उन्होंने किसी ने उसको गिफ्ट किया तो बताएं जी ये गिफ्ट डीड है, अगर किसी ने उन्होंने परचेज़ किया तो ये सेल डीड है। अगर किसी ने उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए पैसे, मिसाल के तौर पे आपने अगर अपने बेगम को प्रयोग किया कि आप प्रॉपर्टी परचेज़ करें तो वो ट्रांसफ़र किया। अगर उनके जो इन लोगों से यानी कि जो आपकी बेगम के जो ख़ानदान वाले हैं अगर वो अमीर हैं तो उनके बताएंगे उन्होंने मेरे ये प्रॉपर्टी परचेज़ करके दी है। तो सिंपल कोई ना कोई इसका आंसर तो मौजूद होगा ना, कोई ना कोई इसका तो होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि ये प्रॉपर्टी अचानक बैठे बैठा एक दिन पता चला जी आपके पास इतनी प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। तो ये कहना है कि जी ये प्रॉपर्टी जो है वो मेरी है तो मैं क्यों जवाब दूँ, आप कौन होते हैं पूछने वाले, या आप कौन होते हैं इस किस्म का सवाल पूछने वाले, ठीक है। तो बात सिर्फ इतनी है कि आप अपने आप को पेश करें। अगर आप क्लियर हैं, आप क्लीन हैं, अगर आपको किसी किस्म का कोई डर या खौफ नहीं है तो इससे एक तो अगर आप क्लियर होते हैं इंशाअल्लाह होंगे तो आपको इनाम बुलंद होगा, आपकी वक़ार बुलंद होगा और आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। और ना सिर्फ आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा बल्कि आपके इदारे की इज़्ज़त में भी इजाफ़ा होगा। और वो कहेंगे कि देखो ये वो काजी है जिसने अपने आप को एग्ज़ाम्पल बनाया, यानी कि अपने आप को मिसाल बनाया लोगों के लिए और अपने आप को पेश किया। जिसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने आप को पेश किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं खलीफा हूँ तो मैं अकाउंटेबिलिटी से मुस्तस्ना हूँ या मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ, ठीक है। उन्होंने जाके अब काजी के सामने पेश हुए और जाके उसका जवाब दिया जाके से, और ये बताया कि ये वो ज़रा हैं जिन्होंने ये लिबास परचेज़ किए। तो सिंपल कोई भी बंदा है, बेशक कोई चीज़ ऐसी से या कोई भी वो जज है, मोअज़्ज़ज़ जज है, अगर इनके ऊपर किसी किस्म के भी कोई सवालात हैं तो उनके जवाब देने चाहिए। सिंपल दे दें, जाके बता देंगे कि ये मेरे ज़राए आमदन है और ये वो मैंने कि कोई चेक है, कोई डीड है, सेल डीड है, गिफ्ट डीड है या कोई भी चीज़ है तो वो शो कर दें भाई ये मेरे आम वो चीज़ है जिसे मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी है और मैं इसका मालिक हूँ और ये मैं कैपेबल हूँ इसको परचेज़ करने का, सेल करने का। तो इससे मामला उस वक्त क्लियर हो जाएगा। 2 मिनट का काम है ये, सिर्फ आप जाकर बता दें कि ये चीज़ है। इसमें अपनी ज़ात के ऊपर कोई बात ले लेना या ये कह देना जी कि ये इदारे के ख़िलाफ़ कोई साजिश है या ये कोई मेरे ख़िलाफ़ साजिश है या इस तरह की बातें ज़हन में नहीं लानी चाहिए। और हमें पाकिस्तानी बन के सोचना चाहिए एज़ अ पाकिस्तानी, ठीक है। ताकि आप इंडिया की एग्जांपल से देख लें, इंडिया की एग्जांपल हमारे सामने है। उनके सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम लगा, ठीक है, किसी ने भी इल्ज़ाम लगा, उन्होंने उस वक्त अपने को उस ओहदे से अलहदा किया और कहा जब तक ये इल्ज़ाम गलत साबित नहीं होते मैं इस ओहदे पे बैठने का वो नहीं हूँ, यानी कि काबिल नहीं हूँ इस ओहदे पे बैठने का, ठीक है, जब तक ये इल्ज़ाम गलत साबित नहीं हो जाती। लेकिन यहाँ पे उस तरह की एग्जांपल्स आपको नहीं मिलती, चाहे जो सा मर्जी डिपार्टमेंट ले आप। और जहाँ तक बात रही कि ये जो मैटर है ये FBI को देखना चाहिए या FIA को देखना चाहिए या एंटी करप्शन को देखना चाहिए या जो दूसरे इदारे हैं उनको देखना चाहिए, तो इस किस्म की जो बातें हैं ये इंतहाई नई समझ से दोबारा तन है। क्योंकि आपको भी पता है कि ये इदारे जो हैं पिछले हुकूमतों में कैसे तबाह किए गए थे और इन इदारों को किस तरह से इनकी बेतकीरी की गई थी और किस तरह से इनमें अपने बंदे भर्ती किए गए थे और किस तरह से इनमें फिक्सड वाले बंदे भर्ती किए थे। फिक्सड का मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं आलमगीर खान की तरफ रखूँ, बल्कि बहुत इंसान है, उनकी तंजीम भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा वो काम अपना जो फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। फिक्सड का मतलब ये है कि हर इदारे में अपने अपने बंदे अपॉइंट किए गए जिसमें वो जाके
अपनी चीज़ें फिक्सड कर लिया कर लेते थे, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई भी वो बंदा हो। अगर कोई मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये की कोई चीज़ है तो उसमें जाके फिक्सड वाले बंदे को आपने 50 करोड़ वाली चीज़ है तो आपने उसको 50,000 रुपये दिए और बकिया जो 50 करोड़ थे वो आपने उसको एग्जाम्प्ट करवा लिया। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए आपको इदारों में इस्लाहात करने की ज़रूरत है। जब तक इदारों में इस्लाहात नहीं होंगी ये इदारे ठीक नहीं हो सकते। और वैसे भी वो इदारे जो इदारा यानी FBI की बात कर लेते हैं, FBI का इदारा नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात नहीं कर सकता, तो वही मोअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ कैसे तहकीकात कर सकती है, वो कैसे उसको टेकअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों से हमें अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए और अक्सर नहीं बन किया। और सबसे पहले कि अपने आप को एग्जाम्पल सेट करें अपने आप को कि जी we are the justice keeper, we are the examples, we are custodian of the constitution, we are the most protective people। हम इंसाफ देने वाले हैं। ठीक है, और इंसाफ जब तक हम अपना एहतसाब नहीं करेंगे तो हम दूसरे को इंसाफ कैसे प्रोवाइड करेंगे। हम देखते हैं कि आने वाली समातों में अंदर क्या होता है और वहाँ पे आगे ये केस लोग क्या करते हैं। मेरा तो दुआ ये है कि ये केस जो है वो इसका अंजाम अच्छा ही होना चाहिए इसका अंजाम, और पाकिस्तान के लिए बेहतर होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ कि पाकिस्तान के लिए ये चीज़ बेहतर होना चाहिए। अब बात करते हैं शहबाज शरीफ के ऊपर। शहबाज शरीफ जो है वो ये आँख मचोली तक खेल उनका जारी है तहकीकाती इदारों के साथ। और नैब ने उनको तीसरी दफ़ा तलब किया था जब 2 जून को तलब किया। तो 2 जून में उन्होंने शहबाज शरीफ जो था वो नैब में पेश नहीं हुए, उन्होंने फिर हेयरिंग को स्किप किया और वहाँ पे अपना जवाब जमा दाखिल किया जो कि इनकम्प्लीट था। तो नैब ने उनके अरेस्ट वारंट जो थे वो 28 अक्टूबर को इशू कर दिए हुए थे। तो वो जब उनको अरेस्ट करने पहुँची उनकी रहाइश गाह पे तो वो वहाँ मौजूद नहीं थे। फिर उनके साथ जाती में भी दूसरी टीम गई, वहाँ पे भी वो मौजूद नहीं थे। लेकिन उसके बाद वो अगले दिन सुबह पेश हुए लाहौर हाई कोर्ट में, वहाँ पे उनको 17 जून तक ज़मानत दे दी गई। तो जहाँ तक बात रही हुकूमत के, तो उन्होंने कहा था कि ये ज़मानत जो है वो आर्जी है और अभी उनको मिठाइयाँ नहीं खानी चाहिए शहबाज शरीफ और नून लीग वाले अरकान को, क्योंकि उनके जो बिल्कुल शेख रशीद का ये केस इतना स्ट्रॉन्ग है कि शहबाज शरीफ का इस केस में बचना जो है वो नामुमकिन है। और शहबाज शरीफ को जवाब से भी लगता है कि वो नैब को मुतमईन नहीं कर पाए। जहाँ तक बात रही 12 भैंसों वाली के 12 भैंसों का दूध बेच के वो अपने गुजर बसर करते हैं और जितनी प्रॉपर्टी है उनका जवाब जो है वो आप जाके उनकी जो अहलिया है उनसे पूछें या उनके बच्चों से पूछें, क्योंकि वो तो उनके नाम पे हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं मेरे नाम तक वो प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप मेरे से सवाल क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह के जवाब जो हैं वो नैब को मुतमईन नहीं कर पाए। तो देखते हैं कि उनका क्या बनता है। फिर इसी तरह बात करें नवाज शरीफ साहब की, तो नवाज शरीफ के साथ केस में भी अब यह है कि उनकी तस्वीर भी आज सामने आना शुरू हो गई हैं लंदन से। और इनकी एक तस्वीर अभी हाल में ये जहाँ पर वो कॉफ़ी पी रहे हैं, तो उस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वो शोरगुल हुआ कि ये तस्वीर जो है ये मरीम नवाज ने इल्ज़ाम लगाया कि ये तस्वीर जो है वो तहकीक करने के पाकिस्तान के इदारों ने ये लीक की है और नवाज शरीफ को बदनाम करने की साजिश है, नवाज शरीफ को डीगर करने की साजिश है। और फिर से नून लेकर सोशल मीडिया साथ इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया। लेकिन उसके बाद फिर अचानक दोबारा मरीम नवाज मीडिया साथ वो खामोश हो गया इस मामले के ऊपर। फिर इसी तरह ही अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल शुगर माफिया के बीच में, इंटरनेशनल शुगर माफिया के बीच में अभी शुगर माफिया में ये हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ये शुगर माफिया के खिलाफ इमरान खान ने बात की थी कि इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। तो उन्होंने आज जो है वो अप्रूवल दे दी है एक्शन प्लान की शुगर माफिया के खिलाफ भी और इसके अलावा आटा माफिया के खिलाफ भी। उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ नैब को, FIA को और एंटी करप्शन जितने भी जिनकी भी डोमेन बनती है इसमें वो एक्शन लें हैं मुतल्लिका अफराद के खिलाफ। और इसी तरह आटा बुरहान अब फिर से सवाल उठा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब्दुल अलीम खान जो है वो इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, क्योंकि जो 805 रुपये का जो 20 किलो का थैला था वो अब 930 से 950 रुपये किलो तक जा पहुँचा है। और ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है और अब्दुल अलीम खान को चाहिए कि फौरी तौर पर इस पर एक्शन लें, वरना ये आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल पैदा हो सकती हैं। इसी तरह जब बात करें पेट्रोलियम मसला की, तो पेट्रोलियम बहरान भी पैदा हो चुका हुआ है और पेट्रोलियम बहरान जो है वो सर पकड़ता है, यानी कि सर उठाता जा रहा है। और हुकूमत जैसे ही तेल की कीमतें कम की और तो उसके साथ ही तेल भी गायब हो गया। हालांकि ऑयल की वाफर मकदार इस वक्त मुल्क में मौजूद है और ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं इन्होंने ये मसनूई किल्लत पैदा की हुई है सिर्फ इसलिए कि ताकि आवाम को तंग किया जा सके और हुकूमत के साथ को नुकसान पहुँचाया जा सके।
लेकिन एक्शन तो बहरहाल हुकूमत का ही काम है कि वो इसके ऊपर एक्शन ले और जाके आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करे, क्योंकि आवाम इंतज़ार कर रही है हुकूमत का एक्शन लेती है इनके ख़िलाफ़। फिर इसी तरह हम बात करें तो इंटरनेशनल सियासत में हालात जो है वो इंतहाई गंभीर हो चुके हुए हैं। और अब जो अमेरिका में रिसेंटली स्याह शख्स था जॉर्ज फ्लॉयड, उसका मर्डर हो गया पुलिस के हाथों। और कहा यह जाता है कि वो जो पुलिस ऑफिसर जिसने उसकी गर्दन पर टांग रखी हुई थी 180 डिग्री पे, वो इंतहाई ख़तरनाक है, कि इलीगल मेथड वो समझा जाता है। ना सिर्फ अमेरिका में वो इलीगल मेथड समझा जाता है, बल्कि पूरी दुनिया में इस तरह के टॉर्चर को पसंद नहीं किया गया था, उसको ममनू किया गया है। और लेकिन अमेरिका में उस पुलिस अफसर ने वो टॉर्चर अपनाया और उसकी रिपीटेड डिमांड्स के बावजूद जॉर्ज फ्लॉयड की कि मेरे सांस घुट रहा है या मेरी सांस नहीं आ रहा, तो वो अपना घुटना जो है वो मेरी गर्दन को हटाया, लेकिन वो पुलिस अफसर ने घुटना था और जॉर्ज फ्लॉयड जो था वो फिर दम घुटने से हलाक हो गया। तो फिर उसके बाद अमेरिका में मुजाहरे शुरू हो गए हैं और अब वो मुजाहरे जो हैं अमेरिका की तमाम रियासतों में फैल चुके हुए हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी अपनी जान के लाले पड़ चुके हैं। और वो भी वाइट हाउस पे भी कहते हैं कि मुबैयन तौर पे अटैक हुआ था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को पनाह लेनी पड़ी थी उनसे बंकर्स में जो कि वाइट हाउस के अंदर बनाए गए हैं सिक्योरिटी के लिए। फिर इसी तरह हम बात करें कि ये मुजाहरे ना सिर्फ अमेरिका तक महदूद है, बल्कि अब ये मुजाहरे जो हैं वो बाहर फैल चुके हुए हैं, लंदन तक, ऑस्ट्रेलिया तक, बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्क में। और अब जो कोरोना का जो लॉकडाउन या कर्फ्यू कहा जाता है कि कोरोना का लॉकडाउन कर्फ्यू, उसको लोगों ने तोड़ दिया है और सड़कों पे आ गए हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि जो स्याह फाम अफराद को भी वही हकूक़ हासिल होने चाहिए जो कि एक आम सफ़ेद शख्स को हासिल हैं। जैसे कि इस्लाम तो जैसे हमारे प्यारे नबी मोहम्मद ने 1400 साल पहले बता दिया था कि किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई फ़ौक़ हासिल नहीं सिवाय तक़वा के। तो इसी तरह अब हम बात करें तो इंडिया की, तो इंडिया और चाइना का जो स्टैंड ऑफ यानी फेस ऑफ वहाँ पे जो लड़ाई हो रही है चाइना की और इंडिया की, तो चाइना ने 60 किलोमीटर तक जो इलाका है इंडिया का से लद्दाख का वो उसने कब्ज़ा कर लिया है। और मैं हैरान हूँ कि इंडिया की आर्मी जो बढ़ के कहती थी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो इस मामले में बिल्कुल खामोश है। और उनको तो जैसे वो भी सांप सूख गया है मोदी की छाती से इसकी छाती गायब हो गई है। और इसके अलावा जो राजनाथ सिंह जो था वो भी कहीं वो ढूंढने से नहीं मिल रहे। वो कह रहे हैं कि वो तस्दीक करें बाकायदा कि चाइना ने हमारे 60 किलोमीटर इलाके पे कब्ज़ा कर लिया और हम वो कब्ज़ा अभी तक नहीं छुड़ा सके, यानी कि वो इलाका अभी तक हम वापस नहीं ले सके। और ये हमारे लिए एक इंतहाई तशवीशनाक बात है। और अगर ये इस तरह जारी रही तो इंडिया के मज़ीद इलाके भी उसके हाथ से निकल सकते हैं। और इंडिया जो है वो उससे गैम्बलिंग कर रहा है, यानी कि जुआ खेल रहा है। वो कहता है कि अगर चाइना वहाँ से आगे बढ़ता है तो इंडिया जो है वो फिर पाकिस्तान के ऊपर भी यानी कि काउंटर अटैक कर सकता है, यानी कि चाइना को रोकने के लिए वो पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है। तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक बात है। और हालांकि पाकिस्तान को ताल्लुक़ ही नहीं है इस बारे मामले से, और पाकिस्तान तो ये चाहता है कि तमाम मामला जो है वो अमन से, मुज़ाकरात से और पीसफुली इस तमाम मामले। और इसी सिलसिले में इंडिया के जो 3 ड्रोन हैं वो पाकिस्तान में एंटर हुए थे पिछले चंद दिनों में, और पाकिस्तान आर्मी ने तीनों ड्रोनों को मार गिराया है आज़ाद कश्मीर सेक्टर में LOC में। और ये इंडिया की इंटेंशन ज़ाहिर करती है कि इंडिया इस वक्त कोई ख़तरनाक गेम जो है वो उसने प्लान किया वो उसको इसी महीने में सर अंजाम देना चाहता है। और पाकिस्तानी आर्मी तो है वो उसको हर दम तैयार है और पाकिस्तान आर्मी के साथ शाना बशाना खड़ी हुई है। और अगर इंडिया ने किसी तरह की मैली आंख से देखने की कोशिश की पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान इस दफ़ा इंडिया की ईंट बजा देगा। और फिर ये जंग कहाँ ख़त्म होती है ये इसका शायद इंडिया को अंदाज़ा नहीं होगा, और फिर शायद दिल्ली पे पाकिस्तान की हुकूमत भी हो सकती है। इंडिया शुड कीप इन माइंड। सो आज के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।